सो गुड मॉर्निंग गाइस। और सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी दिवाली आप सभी को। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वैसे तो आप सभी लोग देखते हैं सुनते हैं कि दीपावली ये त्योहार है रोशनी का। आप सब ने अपने शहर में अपने घरों में लाइटों से रोशनी करी हुई है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में रोशनी होना। और जिसके लिए आप लोग प्रयासरत भी हैं, आप लोग कार्य भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपके लिए दुआ करूंगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की मेहनत जरूर रंग लाए, आपकी जिंदगी में, आप सबकी लाइफ में जल्द से जल्द रोशनी आए। श्री राम जी अपनी कृपा सब पे बरसाए। तो इसी दुआ के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 नवंबर को। तो हर साल 11 नवंबर को भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को यह दिन मनाया जाता है। और वैसे मैं आपको बता दूं, 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन मंत्रालय ने हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाने का फैसला किया था। तब से हर साल हम 11 नवंबर को ये दिन मनाते आ रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मैंने आपको बताया, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये। लेकिन अगर पूछे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है वो इनको कब मिला था? 1992 में मिला था, मरणोपरांत। और इस बार इस दिन की थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा। अब आप कहोगे ये तो हो गया नेशनल एजुकेशन डे। एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वो कब होता है? तो वो 24 जनवरी को होता है। अब आप कहोगे 24 जनवरी को तो एक दूसरा दिन भी होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। वो होता है 24 जनवरी को ही। लेकिन अगर आप पूछोगे कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है, तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। ये जरूर ध्यान रखना। और एक वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी होता है, विश्व छात्र दिवस। वो 15 अक्टूबर को होता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती को। तो वो भी ध्यान रखना। बाकी एक बार हम रिवाइज करेंगे अभी तक नवंबर में कौन कौन से डे हमने मनाए। देखो, 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया, शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी डे। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया। और अभी आप जानते हो 10 नवंबर को आपने 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया था। तो ये नवंबर के अभी तक के इतने डेज हैं, ये आपको ध्यान में रखने। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बोंगो सागर एक्सरसाइज का नाम है। 2023 में इसका ये चौथा संस्करण हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये एक नौसैनिक अभ्यास है। अच्छा, इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी कोऑर्डिनेट पेट्रोल यानी कि कॉर्पेट का 5वां संस्करण भी आयोजित किया गया, 7 से लेके 9 नवंबर तक। पूछोगे कहां पे हुआ ये सब? तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। और इसमें भारतीय सेना की ओर से हमारा जहाज है कुठार, और एक जहाज है किल्टन, और एक समुद्री गश्ती विमान है डॉर्नियर, उसने हिस्सा लिया इसमें। अच्छा, आप में से कोई जानता है बांग्लादेश के साथ अभी एक और एक्सरसाइज हमने किया था? कौन सा एक्सरसाइज हमने किया था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी आगे तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, क्योंकि अभी हम 2023 में जितनी भी हमने मिलिट्री एक्सरसाइज की है, जिन जिन देशों के साथ की है, वो सारी मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं। और आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना, ताकि चीजें आपको और बेहतरीन तरह से याद हो। एक आपको याद है ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, पहली बार भारतीय वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। कहां पे हुआ? ये मिस्र में हुआ, इजिप्ट में। एक ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कहां पे? सिडनी में। एक सी सेट एक्सरसाइज हुआ, भारत ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया, कहां पे? सिंगापुर। सिंगापुर ने होस्ट किया इसको। सी सेट मतलब साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग। इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन करेगा 2024 में। एक जायद तलवार एक्सरसाइज है, भारत और यूएई के बीच में हुआ, ये दुबई में। और पैसेक्स एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, कहां पे? जेद्दा, सऊदी अरब में। और एक टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज, इसमें भारत पर्यवेक्षक देश, ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में शामिल हुआ था, कहां पे हुआ ये, या किसने होस्ट किया? ऑस्ट्रेलिया। वैसे आपको याद है 2023 में पहली बार मालाबार एक्सरसाइज को होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने ही, जिसमें क्वाड देशों ने हिस्सा लिया। क्वाड में 4 देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएस और जापान। कोमोडो एक्सरसाइज भारत ने इसमें हिस्सा लिया, कहां पे हुआ ये? इंडोनेशिया में। जिमेक्स एक्सरसाइज ये भारत और जापान के बीच में होता है, अभी विशाखापत्तनम में हुआ ये। और इस साल जापान के साथ 2 और एक्सरसाइज हमने किए थे, धर्मा गार्जन और वीर गार्जन एक्सरसाइज, कहां पे? जापान में।
और अभी सेल्वेक्स एक्सरसाइज ये भारत यूएस के बीच में हुआ, कहाँ पे, केरल के कोच्चि में। अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, ये सऊदी अरब में। एक था एक्सरसाइज बोल दो और एक और है एक्यूबेरियन एक्सरसाइज, ये दोनों हमने किए मालदीव के साथ में। एक समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हो गया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, ये बाटम इंडोनेशिया में। सागर कवच एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक बल ने इसका आयोजन किया, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ, ये कहाँ पे, यूके में। कोंकण एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ, ये अरब सागर में। तो यूके के साथ ये 2 एक्सरसाइज हमने किए। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में हुआ, ये पश्चिम बंगाल में। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये कोलंबो में। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, ये कहाँ पे, राजस्थान में। और सिंगापुर के साथ अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज और सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी हम करते हैं। एक फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हो गया, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, केरल के तिरुवनंतपुरम में। एफ इंडेक्स एक्सरसाइज ये भारत और 25 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, पिथौरागढ़ में। और मिस्र के साथ पहली बार हमने अभी एक एक्सरसाइज किया था, उसका नाम साइक्लोन 1 है, राजस्थान में। अभी आपको याद होगा युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किया था हमने अमेरिका के साथ में, कहाँ पे, अमेरिका के अलास्का में। FTX एक्सरसाइज ये मॉस्को रशिया में हुआ था, भारत ने इसमें हिस्सा लिया था। FTX मतलब हो गया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। एक अभ्यास चक्रवात है, इंडियन नेवी ने इसका आयोजन किया गोवा में। संप्रीति एक्सरसाइज, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ना बांग्लादेश के साथ और कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं, तो वो है संप्रीति एक्सरसाइज, अभी मेघालय के उमरोई में हुआ था ये। एक ASEX-01N नाम का एक्सरसाइज हुआ था, ये पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कहाँ पे, इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में। हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये मेघालय के उमरोई में। मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवी इसका आयोजन करेगी, 2024 में होगा ये विशाखापत्तनम में। वैसे अभी काजिंद नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था, कहाँ पे, कजाकिस्तान के ओटार में। तो ये 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने आपको सारे रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना आप, क्योंकि जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है ये शीट्स में आपको बार बार रिपीट कराता हूँ। मतलब 2023 की सारी एक्सरसाइज मैं आपको इसी क्वेश्चन में करा देता हूँ, अलग से वीडियो बना करके देने की जरूरत नहीं है। तो बार बार जब एक ही चीज को मैं पढ़ाऊंगा तो आपको याद हो जाएगी। अभी बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी जिनका नाम है परनीत कौर, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा तीरंदाजी से। तो अभी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने ज्योति सुरेखा वेन्नम को हरा करके महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड के बैंकॉक में ये हुआ। इस बार ये इसका 23वां संस्करण था। 3 से लेके 10 नवंबर तक ये हुआ। मेडल टैली में अगर हम बात कर लें तो पहले स्थान पे साउथ कोरिया रहा और दूसरे स्थान पे भारत रहा। भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज जीते हैं। 3 गोल्ड हमारे कौन कौन लेकर के आए? तो एक तो ये कंपाउंड वुमेन सिंगल में लेकर के आई हैं कौन? परनीत कौर, ये हमने देख ही लिया। एक वुमेन्स टीम लेकर के आई है और एक मिक्स्ड टीम लेकर के आई है गोल्ड। इस तरह से 3 गोल्ड हमारे पास आ गए। देखो, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप यानी कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं ये पहली चैंपियनशिप कहां पे हुई थी। 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में इसका आयोजन हुआ था कोलकाता में। तो इसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये पहला इसका संस्करण कहां पे हुआ था। अच्छा, अभी काफी सारे टूर्नामेंट, काफी सारी चैंपियनशिप हुई है, वहां पे भारत की रैंक क्या क्या है वो भी मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक आपने पढ़ा था, उसमें भारत 48 नंबर पे था और उसका शुभंकर यानी कि मैस्कोट क्या था? मिराई तोबा। टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे, भारत उसमें 24वें स्थान पे था, उसका शुभंकर मैस्कोट था सोमाती। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे अभी 2022 में, उसमें भारत 4थे स्थान पे था, उसका शुभंकर था पेरी द बुल। अभी जो एशियन गेम्स हुए 19वें नंबर के चाइना के हांगजाओ में, उसमें भी भारत 4थे स्थान पे था और उसमें 3 मैस्कॉट थे, कोंग कोंग, चैन चैन, लियान लियान। और पैरा एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें भारत 5वें स्थान पे रहा, उसका शुभंकर है फेई फेई। तो ये भी आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए कि पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय झील, अम्लीय कावा इजेन क्रेटर झील, ये किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर होगा जावा। तो इंडोनेशिया देश के मध्य पूर्वी जावा द्वीप पर पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय झील स्थित है। अम्लीय यानी कि एसिडिक, जिसे कावा इजेन क्रेटर झील कहा जाता है। और अभी कोपरनिकस
सेंटिनल-2 मिशन ने इस झील की एक अद्वितीय प्राकृतिक घटना की आश्चर्यजनक फोटो ली है। इस कारण से यह भी चर्चा में है। तो इस झील में सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उच्च सांद्रता यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पाई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें खनिज भी पाए जाते हैं। ये झील गर्म, ज्वलनशील सल्फर गैसों का भी उत्सर्जन करती है, जो प्रकृति के ऑक्सीजन युक्त वातावरण में आने पर जलने लगती है, जो रात में एक मनमोहक दृश्य के रूप में दिखाई देती है। इस झील का पानी फिरोजी रंग का है और इस झील का पानी का जो पीएच वैल्यू है वो कार की जो एसिडिक बैटरी होती है उसकी तरह ही 0.5 से भी कम है। और इसकी फोटो अभी ली मैंने आपसे कहा कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन ने, जिसको लॉन्च किया था यूरोपियन यूनियन ने कब 23 जून 2015 को। जिसका उद्देश्य क्या है, उस मिशन का उद्देश्य तो जलवायु से संबंधित डेटा और पृथ्वी की सतह की ऑप्टिकल छवियों लेने के लिए उसे डिजाइन किया गया था। अच्छा देखो, वैसे झील की यहाँ पे बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण झीलें मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती है एज ए स्टैटिक। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आंसर होगा कैस्पियन सागर झील। और अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो आंसर होगा सुपीरियर झील यानी कि सुपीरियर लेक। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, वॉन झील है, ये आपको मिलेगी टर्की में। और सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकॉल लेक है, साइबेरिया में मिलेगी। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील यह है टिटिकाका लेक, पेरू और बोलीविया देश की सीमा पर स्थित है ये। अच्छा, अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तब भी उत्तर ये कैस्पियन सागर ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स झीलें मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दी, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया तो आंसर होगा S4S टेक्नोलॉजी। तो अभी ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने सिंगापुर में प्रतिष्ठित अर्थ शॉट पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। आपको बता दूं, अर्थ शॉट पुरस्कार इसे इको ऑस्कर भी कहते हैं। इसमें अभी 5 विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें एक भारतीय स्टार्टअप है S4S टेक्नोलॉजी और भारतीय अमेरिकी आदित्य मूर्ति को उनके स्टार्टअप वैश्विक मृदा कार्बन कंपनी भूमित्र के लिए अर्थशॉट पुरस्कार 2023 दिया गया। यहाँ पे भूमित्र का मतलब हो गया पृथ्वी का मित्र। तो यहाँ पे S4S टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसको भारत में भोजन की बर्बादी की रोकथाम, ग्रामीण गरीबी और लैंगिक असमानता उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए वेस्ट फ्री वर्ल्ड श्रेणी के तहत ये पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार को ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की ओर से दिया जाता है और हर विजेता को पुरस्कार के रूप में $10 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार पर्यावरण के संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों की मदद करने के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों या व्यक्तियों को दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि आपको याद है KR गौरी अम्मा अवार्ड 2022 मिला था डॉक्टर एलिडा गुएरा को, क्यूबा देश की सोशल एक्टिविस्ट हैं ये। और यूनाइटेड नेशन हैबिटेट अवार्ड 2023 ये जागा मिशन है जो उड़ीसा का, उसको मिला था। स्लम उन्मूलन के लिए ये मिशन है। असम वैभव पुरस्कार दिया गया डॉक्टर तपन सेकिया को, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये। गोल्डन कैलाशा अवार्ड ये नौनेरा फिल्म को मिला था, राजस्थानी फिल्म है और इसके निर्देशक हैं दीपांकर प्रकाश। और 71वां मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया था बॉनी गैब्रियल को, अमेरिकी हैं। नंबर 1 पुलिस थाना चुना गया अस्का पुलिस थाना, ये उड़ीसा के गंजम जिले में है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की बात करें तो संस्थागत श्रेणी में ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन जो है मिजोरम में, उसको मिला। ग्रेमी पुरस्कार म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, अभी रिकी केज को मिला है। तीसरी बार इनको ये मिला है उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए। तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की गई तो आंसर होगा WHO। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 को जारी किया। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2022 में विश्व भर में टीबी रोग के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस रिपोर्ट में उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस रिपोर्ट से निकलते हैं वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि इसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा टीबी के मामले किस देश में है तो इंडोनेशिया में है, लगभग 10% तो वहां पे है। दूसरे स्थान पे चाइना है, 7.1% मामले हैं। और फिलीपींस में 7% मामले पाए गए टीबी के।
और बताया गया कि विश्व में 2022 में टीबी से टोटल 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है विश्व में। वहीं भारत के रेस्पेक्ट में बात करें तो 2022 में भारत में 2.8 मिलियन टीबी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें मृत्यु दर 12% थी। अच्छा, भारत में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान ये कब शुरू हुआ था? 2019 में। और यहीं पे प्रधानमंत्री टीबी भारत मुक्त अभियान शुरू हुआ था भारत में, जिसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया था। कब? 9 सितंबर 2022 को। और टीबी से और क्या पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं? ये एक संक्रामक रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को। और आपको बताएं, टीबी मुक्त अभियान की नेशनल एम्बेसडर बनाई गई थी दीपा मलिक। वर्ल्ड टीबी डे आपने कहा 24 मार्च को मनाते हैं और इसको खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहां पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और अभी WHO ने ही किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में शामिल किया था? तो आंसर होगा सारंग देव को। तो ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखना। वैसे बात WHO की है तो इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम है। ये ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा कोपेनहेगन में। तो अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अभी 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। और याद रखना ये हर 3 साल में होता है। और कहां पे हुआ? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में, जिसकी थीम है यातना और अन्य दुर्व्यवहार। और इसमें भारत की ओर से नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा जी ने हिस्सा लिया। इससे जो पिछला वाला है वो मोरक्को के मर्राकेश में हुआ था। अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की हम बात करें तो इसकी स्थापना किस अधिनियम से होती है? तो 1990 का एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। किस समिति की सिफारिश पे? तो रंगनाथ मिश्रा की समिति की सिफारिश पे। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो भी यही थे, रंगनाथ मिश्रा। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण मिश्रा है। वैसे आप जानते हो मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे कब होता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का भी 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कोपेनहेगन में। हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? आपसे पूछ रहे हैं किस राज्य में है दोनों रेलवे स्टेशन? तो आंसर होगा असम। तो अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने असम राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया। अच्छा, ये ईट राइट स्टेशन आपने कई बार सुना होगा। तो ये किन स्टेशनों को दिया जाता है या इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, जिन स्टेशनों पर खाद्य सामग्री यानी कि जो फूड है वो बहुत हाइजेनिक मिलता है, उसकी अच्छी क्वालिटी होती है, वो पोषण से युक्त होता है, तो ऐसे स्टेशनों को, ऐसे रेलवे स्टेशनों को ये ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जाता है। और कौन देता है? फसाए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी भी बात कर लें तो इसकी स्थापना होती है सन 2008 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अभी इसके CEO बने थे गंजी कमलावीराव। अब बात यहाँ पे असम की है तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल क्या होती है? दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर अभी नए बने थे इसी साल, गुलाब चंद कटारिया नाम है। असम में आपको बताए वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है, बिहू महोत्सव यहाँ पे होता है, कामाख्या देवी का मंदिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अंबुबाची का मेला यहाँ पे लगता है। और आपको याद हो तो अभी असम के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, जिसका नाम है श्रद्धांजलि, जिसकी लंबाई है 2.28 किलोमीटर। अभी मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी ने सरपंच संवाद नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की थी। अच्छा, ये जरूर याद रखना कि ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पत्र यानी कि सर्टिफिकेट पाने वाला उत्तर पूर्व का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना था? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना था। काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और अभी इसकी पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी थी डॉक्टर सोनाली घोष। और वैसे आप जानते हो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क भी यही है। और वैसे अगर आपसे पूछ लेना कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क या असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा बना था, तो आंसर होगा देहिंग पटकई नेशनल पार्क। उससे पहले 6वां बना था कौन सा? रायमोना नेशनल पार्क। और उससे पहले 5 कौन कौन से यहाँ पर हैं? तो काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखुआ और औरंग नेशनल पार्क।
अभी आपको याद होगा असम के चोकुआ चावल को, जिसे जादुई चावल भी कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला था। और बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी में ही। और अगर पूछे कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा असम में। तो अभी तो असम से इतने पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर होगा सुदर्शन। तो अभी भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंसर सिस्टम को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर यानी कि सुदर्शन नाम दिया गया है। और अभी भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा पर पूर्वोत्तर राज्यों में जो पूर्वी आकाश नाम से एक हवाई अभ्यास किया था, उसमें भी इस सुदर्शन का इस्तेमाल किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि भारत ने ये S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस देश से खरीदा, तो आंसर होगा रशिया। ये मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखता है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अरुधरा क्या है? ये मध्यम शक्ति रडार है जिसको भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बनाया भारतीय वायुसेना के लिए। और विभव क्या है? भारतीय सेना में शामिल स्वदेशी निर्मित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स हैं ये, जिनको डीआरडीओ ने बनाया। अच्छा, जिलेंडिया क्या है? जिलेंडिया तो नाम सुना होगा ना। ये 8वां महाद्वीप अभी खोजा गया और न्यूजीलैंड इसी का हिस्सा है। और अगर पूछूं लीसा क्या है? उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर बनाई है, उसका नाम लीसा है। और निराक्षी ये एक पनडुब्बी है जो पानी के नीचे बारूदी सुरंग का पता लगाएगी। और प्रबल क्या है? प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर है जिसका निर्माण कानपुर फैक्ट्री में हुआ। और नभ मित्र क्या है? नभ मित्र इसरो ने एक डिवाइस तैयार किया, उसी का नाम है नभ मित्र, जिसका उद्देश्य है मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा। शिव शक्ति नाम आपने सुना होगा, ये क्या है? ये बताओ इसके बारे में। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। इंडस एक्स में देखो ना, इंडिया नाम आ गया और यूएस मतलब अमेरिका हो गया, तो इनके बीच एक ये निवेशक बैठक है। पहली बार ये हुई अभी कहाँ पे? नई दिल्ली में। जिसका उद्देश्य क्या है? रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया, यानी कि डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम का विकास करना। मतलब आप कह सकते हो रक्षा क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन, प्रौद्योगिकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और याद रखना भी इसी के साथ भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 बैठक भी हुई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 5वीं बार ये की है हमने अमेरिका के साथ। 2+2 मतलब 2 उनके 2 हमारे। 2 क्या? एक तो विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री। और हमारे विदेश मंत्री आप जानते हो कौन है? S जयशंकर है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ अभी पहली बार हमने किस देश के साथ 2+2 डायलॉग यानी कि बैठक का आयोजन किया था? इंग्लैंड के साथ। अगर आपसे पूछे विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा जर्मनी के बर्लिन में। और विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 के बारे में हमने पढ़ा था, जो होगा कहाँ पे? नई दिल्ली में होगा 2024 में। और ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, ये तीसरा संस्करण अभी हुआ था मुंबई में। और चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक कहाँ पे हुई? चौथे नंबर की। ये भारत के बाहर हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मोरक्को के मर्राकेश में हुई थी। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अगर पसंद आए वीडियो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना प्लीज। और चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिविजन करते हैं और सेशन इन करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म डेवलप की? तो पूसा 2090। फिर पूछा अभी शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया 10 नवंबर को। फिर पूछा अभी सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। फिर पूछा दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट CEO का नाम क्या है? तो आंसर होगा मीका। फिर पूछा किसे अक्टूबर महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये न्यूजीलैंड के हैं जिनका नाम है रचिन रविंद्र। फिर पूछा कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा? तो ब्रिटेन। फिर पूछा अभी हाल ही में पहले चंद्र मिशन का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया, नाम बताओ? फ्रैंक बॉर्मन। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर पूछा अभी 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर एवरीवन
ऑन एवरी डे। और लास्ट प्रश्न पूछा था भारत और किस देश के बीच गेलेफू कोकराक्षार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी, तो भारत और भूटान के बीच में। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा 2024 के एजुथाचन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो आंसर होगा एस के वसंथन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।